इंडेक्स एनसीडीएक्स की ओर से लॉन्च हुआ है अभी 1 वीक पहले, के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए और गवार के ट्रेड में आगे क्या हो सकता है, मार्क में जो अभी गवार और गम वायदा में अभी मार्केट में जो भी हलचल मची हुई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम ये वेबिनार कमोडिटी वर्ल्ड और एनसीडीएक्स आईपीएफ ट्रस्ट के द्वारा हम आपके सामने लेके आए हैं। तो हम ये वेबिनार की शुरुआत करते हैं। अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ मयूर जी, अभी आ रही है। बीच में थोड़ी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी, अभी आप सुनाई, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है या हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं एनसीडीएस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अरुण यादव जी, पैराडिम कमोडिटीज एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ बीरेन भाई वकील, रामागम इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर मितुल भाई शाह हमारे साथ जुड़े हैं, मारवाड़ी शेयर एंड फाइनेंस से उसके रिसर्च हेड रवि दियोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राजस्थान से श्रीपाल सारस्वत जो कि एक बड़े जमे हुए फार्मर है, उनको गवार के बारे में बहुत उनका अभ्यास है, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज हम ये चालू करते हैं। अरुण जी, पहले आप जरा इंट्रोडक्टरी जो आपने गोवारेक्स जो लॉन्च किया है उनका बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी करेंगे और उसके बाद हम उसके बारे में डिटेल में भी जानेंगे। अरुण जी। धन्यवाद मयूर जी। सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। मैं तो एक बार थोड़ा इंडाइसिस के बारे में थोड़ा एक बार शुरुआत करते हैं मयूर जी। तो बेसिकली आज की डेट में मयूर जी, मेरी आवाज़ आ रही है आई होप, क्योंकि मयूर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, तो मुझे नहीं पता मेरे साइड में इशू है बैंडविड्थ का, उनके एंड पे है। आ रही है यार, ऑडिबल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो अगर हम इंडाइसिस की बात करें, इंडेक्स की बात करें, तो हमने ये देखा है कि तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम दिख रहा है। अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? अरुण जी, मुझे मुझे आ रही है मयूर जी। आई थिंक आपका थोड़ा बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, तो आप बैंडविड्थ इश्यू है। हाँ। हाँ अरुण जी, अरुण जी। मयूर जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ आपको। आई थिंक आपके एंड पे थोड़ा बैंडविड्थ का इशू है। अच्छा, मेरे एंड पर है। हाँ हाँ। तो अरुण जी, आप थोड़ा। जी मयूर जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, करिए आप। धन्यवाद। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमने ये वेबिनार का जो एक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि इंडेक्स के विषय में हमने चर्चा करने के लिए वेबिनार रखा है। और अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो इक्विटीज मार्केट में, यानी शेयर बाजार में, हमारे यहाँ पे इंडेक्स काफ़ी प्रचलित एक टूल है रिस्क मैनेजमेंट के लिए या अपना ट्रेडिंग करने के लिए। और हमने ये देखा है कि इक्विटीज बाजार में जो मेजर वॉल्यूम आता है एफएनओ में, वो इंडेक्स के थ्रू आता है। तो हम सब जानते हैं निफ्टी के विषय में, हम सब सेंसेक्स के बारे में जानते हैं, बैंक निफ्टी के विषय में जानते हैं। और लगभग सॉरी, लगभग 30% जो वायदे का जो कारोबार होता है शेयर बाजार में, वो आपका इंडेक्स के ऊपर होता है, यानी इंडेक्स के ऊपर जो वायदा होता है उसमें होता है। और लगभग वायदे का जो टोटल जो ऑप्शंस का टोटल कारोबार है उसका 80% जो है वो इंडेक्स से आता है, यानी निफ्टी से या बैंक निफ्टी से, इस प्रकार के इंडेक्स में ट्रेड करके 80% जो है सारा काम जो है वो इंडेक्स से आता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडेक्स क्यों इतने महत्वपूर्ण है बाजारों में नया वॉल्यूम लाने के लिए। अगर मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो एक प्रकार से हम एक से ज़्यादा चीज़ में एक साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिससे हमारा जो जोखिम है, हमारा जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है, और हम जिसे कहते हैं कि एवरेज रिटर्न आ पाता है उसके अंदर। तो यही एक सबसे बड़ा यूजफुलनेस है इंडेक्स का। अगर हम कमोडिटीज बाजार की तरफ आए,
तो कमोडिटीज के अंदर इंडेक्स अभी हाल ही में लगभग 2 साल पहले सेबी ने परमिट किया था, सेबी ने परमिशन दी थी, और उसके पश्चात जो है सभी दोनों मेजर एक्सचेंजेस ने, एनसीडीएक्स और एमसीएक्स ने, दोनों ने कुछ इंडेक्सेस लॉन्च किए हैं। एग्री के अंदर हमने पिछले साल लगभग 1 से 1.25 साल पहले अपना पहला एग्री डेक्स जो है, हमारा एग्री इंडेक्स है, उसको हमने लॉन्च किया था, जो 10 कमोडिटीज का समावेश है, अर्थात 10 कमोडिटीज उसके अंदर हैं। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो उस इंडेक्स ने लगभग लगभग 60% का प्राइस मूवमेंट या रिटर्न मैं कह सकता हूँ दिया है 1 साल के अंदर। तो काफी अच्छा उसके अंदर अगर हम देखें तो मूवमेंट रहा है पिछले 1 साल के अंदर, और वो 10 कमोडिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हमने एक और चीज जो देखी वो ये देखी कि ज्यादातर लोग जो एग्री के अंदर ट्रेड करते हैं, एग्री से जुड़ना चाहते हैं, वो किसी एक कमोडिटी या कमोडिटी ग्रुप का व्यू रख के उसमें काम करना चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ऑयल सीड का कोई व्यापारी है, तो वो चाहेगा कि उसका जो काम हो, उसको ऑयल सीड का व्यू तो पता है कि लगभग लगभग ये होना चाहिए, इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर उस इसी इंडेक्स के अंदर हम ग्वार भी डाल दें, चना भी डाल दें, तो वो शायद थोड़ा सा भ्रमित हो जाएगा, उसे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए ये आवश्यक हो गया कि हम सेक्टोरल इंडेक्सेस लेके आए। अब सेक्टोरल इंडाइसेस क्या है? इसके अंदर एक ग्रुप की कुछ कमोडिटीज हैं। जैसे अभी हमने पिछले सप्ताह जो है, या मैं कहूँगा इस सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को हमने ग्वारेक्स करके एक इंडेक्स लॉन्च किया। तो उसके अंदर ग्वार सीड और ग्वारगम, ये दो कमोडिटीज का वो मिश्रण है। 70% मैं कह सकता हूँ, या मैं अगर और अच्छे से बताऊं तो 63% उसके अंदर जो है वो ग्वार सीड है, और 37% ग्वारगम का उसके अंदर टोटल योगदान है। 37% ग्वारगम, 63% ग्वार सीड। और अगर मैं मेट्रिक टन में बात करूं, तो जब अगर कोई ग्वारेक्स का एक लोड बाई या सेल करता है, उसका अर्थ है कि वो 60 टन ग्वार सीड सेल बाय कर रहा है, और 3 टन ग्वारगम, यानी कि दोनों का एक मिश्रण हो गया। 60 टन ग्वार सीड और 3 टन ग्वारगम का जो मिश्रण है वो ग्वारेक्स है। तो ये पहला कदम है हमारा इस दिशा में, जहां हम सेक्टोरल इंडेक्सेस लॉन्च कर रहे हैं। सेक्टोरल इंडेक्सेस का कुछ काफी फायदे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो हमने ये देखा है कि जो एग्रीकल्चर का बाजार है खासकर, उसमें हमने पिछले 15 सालों में ये अनुभव किया है कि जो इस कमोडिटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो यहाँ पे आके ट्रेड करते हैं। जैसे जो इंडस्ट्रीज हो गए, किसी कमोडिटी में काम करने वाले प्रोसेसर हो गए, ट्रेडर हो गए, वो लोग काफी अच्छे से यहाँ पार्टिसिपेट कर पाते हैं। लेकिन जो आम जनता है, जो रिटेल है, या जो इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स है, वो थोड़ा यहाँ पे हिचकते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे कंफर्ट नहीं है उनको एग्री में। जिसमें एक चीज जो सबसे बड़ी सामने आती है वो ये है कि उनके पास में फिजिकल डिलीवरी को हैंडल करने का कोई अनुभव नहीं है। तो जब भी फिजिकल डिलीवरी की बात आती है तो वो थोड़ा सा दूर हट जाते हैं बाजार से। तो इस वजह से ये जो इंडेक्स है, ये कैश सेटल्ड है, तो उनके लिए काफी अच्छी एक सुविधा हो गई है कि वो कैश सेटल्ड प्रोडक्ट में, जैसे निफ्टी में आप काम करते हो, किसी और चीज में काम करते हो, वैसे ही आपको एक कैश सेटल्ड प्रोडक्ट मिल गया। दूसरी एक जो बड़ी चीज है वो ये है कि उनके पास में कोई भी रेफरेंस प्राइस नहीं है। रेफरेंस प्राइस से मेरा मतलब है कि जब हम इक्विटी में काम करता है कोई, तो उसे पता है कि उस शेयर की वैल्यू क्या है, उस शेयर की वैल्यू को देख के वो उसके फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी प्रकार से नॉन एग्री की अगर बात करें, तो शाम को 6-7 बजे के बाद जब इंटरनेशनल मार्केट खुलते हैं, तो आपके पास में एक रेफरेंस आता है कि सोना जो है वो सीएमए पे क्या चल रहा है, या एलएमई के ऊपर आपका मेटल्स क्या चल रहे हैं, और उसको देख के हम देखें तो हिंदुस्तान के बाजार में उसको देख के मूवमेंट आता है, और उस हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन जब एग्री की हम बात करते हैं, तो इस प्रकार का रेफरेंस यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर कमोडिटीज में जो हमारे यहाँ ट्रेड होती है, हम प्राइस सेटल हैं, यानी कि हम दुनिया के भाव देख के को भी ट्रेड करना है, उसके पास रेफरेंस के लिए केवल एक ही समाधान रह जाता है, वो है आपका एग्रीकल्चर के स्पॉट मार्केट। अब स्पॉट मार्केट आज की डेट में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की। लेकिन अभी भी ज्यादातर जो है वो आप फिजिकल मार्केट है, यानी कि अगर आपको वहां से जानकारी निकालनी है, तो या तो आप उस बाजार से जुड़े हुए होना चाहिए, या आपका वहां पे कोई लिंक होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि बाजार में क्या चल रहा है, या कोई जानकारी का माध्यम होना चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक रिटेल के लिए या इंस्टीट्यूशन खिलाड़ी के लिए उसके अंदर काम कर पाना। तो वो जो समस्या है वो भी इंडेक्स में सोल्व हो जाती है। जैसे मैंने बताया, ग्वार एक्स जो है वो ग्वार सीड और ग्वार गम के सौदे से मिलकर बना है। तो यदि मुझे ग्वार सीड का भाव जो हमारे यहाँ 9 से 5 ट्रेड होता है लगातार, और ग्वार गम का भाव जो मुझे अगर पता है, जो कि हमेशा रिफ्रेश होता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, तो उससे मैं बड़े आसान से ग्वार एक्स का भाव निकाल सकता हूँ। और मैं ये पता कर सकता हूँ कि ये सही भाव है, या जो असल भाव है उससे ऊपर है या नीचे है, उसके हिसाब से मैं अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकता हूँ। तो मुझे करना क्या है, केवल ग्वार सीड का जो भाव है, जैसे आज की डेट में हमारा ग्वारेक्स का सितंबर का सौदा चल रहा है, तो अगर मुझे ग्वारेक्स का सितंबर के सौदे का करंट भाव देखना है, तो वैसे तो हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मुझे बड़ा सिंपल सा तरीका है। मुझे 0.7 मल्टीप्लाइड बाय ग्वारसीड का भाव प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय ग्वारगम का भाव, ये जो निकल के आएगा ये आपका ग्वारेक्स का भाव निकल के आएगा। तो मुझे हर मूवमेंट पे, मैं एक एक्सेल को अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन से जोड़ सकता हूँ, मुझे हर मूवमेंट पे ये पता होगा कि जिस चीज को मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसका अंडरलाइन का भाव क्या है।
ये उससे ऊपर तो नहीं चल रही है या उससे नीचे तो नहीं चल रही है, अगर नीचे चल रही है तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको लेके अंडरलाइन को बेच सकता हूँ, या इसके उल्टा। तो ये एक यहाँ पे सुविधा आ गई है। और पिछले एक सप्ताह में हमने ये रियलाइज किया कि लोग इसको काफी इस्तेमाल कर रहे हैं, और काफी अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम हमने शुरू किए एक सप्ताह में इसमें आते हुए देखे। हमने पहले दिन लगभग लगभग बाई सेल मिला के 40 करोड़ के आसपास का काम इसके अंदर देखा, कल भी लगभग 30-35 करोड़ का काम इसके अंदर हुआ है। तो लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं और इसको यूज कर रहे हैं, और जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है, हमने देखा कि हमारा पार्टिसिपेशन भी इसके अंदर बढ़ते जा रहा है। एक और छोटी सी चीज मयूर जी मैं ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर। एक और प्लीज फायदा प्लीज। जो ग्वारसीड में ग्वारेक्स में काम करने का, वो ये है कि आपके मार्जिन इसमें कम लगते हैं। जब आप अंडरलाइन में काम करते हैं, यदि आप ग्वारसीड और ग्वारगम की अगर बात करें, तो आज लगभग 20 से 25% का मार्जिन है इन दोनों कमोडिटीज के ऊपर। और उसके अलावा अगर आप डिलीवरी पीरियड के आसपास जाओगे तो प्री एक्सपायरी मार्जिन लगेगा, और अलग अलग भांति भांति के मार्जिन है, क्योंकि जिस प्रकार का रिस्क उस प्रकार के मार्जिन। लेकिन वही ग्वारेक्स आपको केवल 11% 12% के मार्जिन के अंदर ट्रेड करने को मिल जाता है। तो एक जो लिवरेजिंग जो है वो भी यहाँ पे ज्यादा है। तो रिटेल क्लाइंट के लिए, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट के लिए, उस आदमी के लिए जिसे आर्बिट्राज ट्रेड करना है ग्वारसीड ग्वारगम और ग्वारेक्स के बीच में, उसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। और आने वाले समय में अभी सेबी ने इसके अंदर मार्जिन बेनिफिट भी अलाउ किया है, जो एक्सचेंज भी कुछ समय में दे देगा। तो आप अगर ग्वारसीड ग्वारगम में अपनी पोजीशन लेते हैं और उसको ग्वारेक्स में हेज करते हैं, तो आपको 75% तक मार्जिन की भी छूट मिलेगी। तो वो एक और एडिशनल फीचर हो जाएगा, जो कुछ टाइम में हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये मुख्यतः बिंदु है जो ग्वारेक्स के हैं मयूर जी। थैंक यू अरुण जी, आपने बहुत अच्छी बात की। जैसे ट्रेडर की सुविधा के लिए आप ये इंडेक्स टाइप के जो सभी कॉन्ट्रैक्ट लेते आते हैं, तो पूरे जो पार्टिसिपेंट्स है, स्टेक होल्डर है, उनके लिए सहूलियत बढ़ेगी, और ये इनको एक आकर्षण होगा कि कैसे हम कमोडिटी बाजार में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दिया, और आपको बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लेके आप आए हैं। अरुण जी, हम बात करते रहेंगे, और इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी चाहिए, तो हम ये बात भी करेंगे। बीरेन भाई आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीरेन भाई, ये गवार का जो अभी जो मार्केट चल रहा है, जिस तरह से पिछले एक सप्ताह में जिस तरह से गवार और गम के मार्केट में भाव ऊपर जा रहे हैं, और पिछले 3-4 सालों में लोगों ने गवार का ट्रेड है वो देखना बंद कर दिया था। लेकिन अभी जो भी भाव ऊपर जा रहे हैं, तो सभी का एक आकर्षण बढ़ता जा रहा है, और एनसीडीएक्स ने ये गवार सेक्टोरल इंडेक्स भी चालू किया है। तो ये दोनों मिला के आप इस बात को किस तरह से देखते हैं बीरेन जी? इसको ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में देखें अगर सेक्टोरल इंडेक्स को, तो ये आने वाला कल है। जैसे मैं काफी सेक्टोरल इंडेक्स को ग्लोबली देखता हूँ एज ए पार्ट ऑफ माय जॉब। तो जैसे ब्लूमबर्ग का अकेला का ही करीबन 300 तरह के अलग अलग कमोडिटी इंडेक्स है, उसमें भी सब इंडेक्स होते हैं। अकेले कॉटन में 40 सब इंडेक्स होते हैं। तो ये सेक्टर काफी बहुत ग्रोइंग है, जिसको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट कहते हैं। उसका जो ग्रोथ है वो कन्वेंशनल हेज फंड मार्केट से लगभग 20-25 गुना ज्यादा है पिछले 5 सालों में। तो आगे अपने इंडियन टर्म्स में हमारे पास कन्वेंशनली सिर्फ 2-3 ही एसेट क्लास है, इक्विटी हो गई, रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, और कमोडिटी थोड़ी कुछ। तो इतनी लार्ज वेल्थ जो पड़ी है उसको और ऑप्शंस चाहिए। हाँ, क्योंकि हर लोगों की अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट होगी, अपनी अपनी रिस्क टॉलरेंस होगी, अपनी अपनी रिस्क पर्सनालिटी होगी। क्योंकि सबको जेट में बैठना सुविधा नहीं होगा। सब राजधानी भी प्रेफर नहीं करेंगे और जनरल बोगी भी प्रेफर नहीं करेंगे। तो सेक्टोरल इंडेक्स ऐसी बात है जो कस्टमाइज सॉल्यूशन देता है। जिनको जैसे गवारगम या सीड या कोई भी कमोडिटी जब एक्स्ट्रा वोलेटाइल होती है या तो स्विंग वाइडर होते हैं, तो उस समय रिलेटिव स्टेबिलिटी एक तो ये सेक्टोरल इंडेक्स देंगे। साथ ही साथ जो पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल साइड से है, उनको स्टैटिस्टिकली और यूजिंग mathematics, they can perfectly hedge their portfolio by correlation metrics और वो सब देखते हुए। जहां तक ये पर्टिकुलर गवार इंडेक्स की, गवार एक्स की अगर हम बात करें,
तो इसका एक क्रूड फॉर्म बहुत सालों से चल ही रहा है, जिसमें लोग 2.28 के रेशियो से गवार और गवार के बीच स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बिठाते हैं और काफी काम करते हैं। और जैसे आपने कहा कि ये एक टिपिकल साइक्लिकल कमोडिटी है, और अभी जो मानसून की थोड़ी कमी हमने देखी, अ, तो ये गवार काफी टाइम के बाद फिर फोकस पे आया है। बेसिकली मैं तो उसको प्रॉक्सी वेदर कॉन्ट्रैक्ट बोलता हूँ, और वेदर के बारे में मुझे गवार से सिग्नल मिलता है, वो कन्वेंशनल टूल से ज्यादा मैं फॉलो करता हूँ, तो ये भी एक कारण है। बट सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो ये राइट साइड सही समय पे सही कदम है, क्योंकि ये मार्जिन्स आजकल पिछले 5 साल के पहले आप जाओ और आज देखो, तो कमोडिटीज के मार्जिन बहुत बढ़ गए, वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई, बड़े पैसों का खेल वर्ल्ड वाइड है, और इंडिया ये फिनोमिनन से दूर नहीं रह सकता, इंसुलेट नहीं रह सकता। तो आने वाले दिनों में रिटेल प्रोडक्ट के लिए जिनका रिस्क कैपेसिटी छोटा है, फिर भी उनको मार्केट में शामिल होना है, ग्रोथ की या मार्केट साइकिल की दौड़ में शामिल होना है, तो कम रिस्क के साथ कम, जैसे पैसा की जरूरत, पैसे भी लिमिटेड है, लिवरेज भी लेना है, तो सेक्टरल इंडेक्स काफी यूजफुल रहेंगे। और जो इंडस्ट्री है, जो उनको भी एक ब्रॉडर फॉरवर्ड सिग्नल जिसको बोलेंगे कि भाई आने वाले दिनों में भावों का रुझान क्या है, पर्टिकुलर एक कमोडिटी स्क्वीज हो सकती है या प्राइस इनएफिशिएंसी हो सकती है, बट सेक्टरल इंडेक्स उसको वो फॉरवर्ड गाइडेंस में भी अच्छा काम देंगे। बस हमारा एक ही काम है कि लिक्विडिटी इसमें लानी चाहिए। अगर लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट ये बन जाएगा तो पूरी स्टेक होल्डर साइकिल, पूरी इकोसिस्टम के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। बीरेन भाई, जो अभी गवार की मार्केट चल रही है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दीजिए। जो आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी पूछेंगे, लेकिन इस जिस तरह से गवार की मार्केट चल रही है, क्या आपका अनुमान है, क्या आप मान रहे हैं अभी? इसमें ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, इसमें कोई प्राइस फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन या ट्रेडिंग के बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मेरी मर्यादा है। लेकिन क्रॉप आप क्रॉप क्या मान रहे हैं, क्या सिचुएशन मार्केट की क्या है अभी, उसके बारे में थोड़ा दीजिए। क्रॉप का विंडो थोड़ा डिले हो गया क्रॉप, क्योंकि पर्टिकुलर राजस्थान में जो गवार बेल्ट है, वहाँ बारिश की कमी रह गई, और ऑलमोस्ट हम लेट अगस्त में तो आ चुके हैं, तो सोइंग विंडो इसकी काफी नैरो हो गई है। लेकिन गवार पर्टिकुलर ऐसी चीज है जो प्योरली सेंटिमेंट ड्रिवन है। मैं इसमें डिमांड एंड सप्लाई का रोल आज से 10 साल पहले जो था, इतना मैं उसको नहीं मान रहा हूँ। जैसे गम की एक्सपोर्ट्स अगर आप देखो तो ये साल काफी कमजोर रही है, फिर भी गवार के प्राइसेस काफी ऊपर गए हैं। तो जो ट्रिगर रहे हैं वो पार्टिसिपेंट, एक बहुत ही कॉमन फैक्टर आजकल विश्व के हर एक मार्केट में चल रहे हैं, कॉमन फैक्टर वो एक ही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मीन्स जो हम बोलते हैं कि तुम ले गए और हम रह गए टाइप की मेंटालिटी। अब चाहे इक्विटी पकड़ो, चाहे कमोडिटी पकड़ो, चाहे कोई इंडिविजुअल कमोडिटी पकड़ो, तो लेना है तब सबको लेना है, किसी को मिस आउट नहीं करना है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर फिनोमिना को फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं। जैसे ये 2 दिन पहले जब ये फेड का टेपरिंग वाली बात आई, तो हमने देखा कि हर चीज गिरी, कॉटन गिरा, सोयाबीन गिरा, टीन गिरा, कॉपर गिरा, इक्विटी गिरी, डाउ गिरा, नास्डैक गिरा, पूरे एसेट क्लास। अब ये सभी की फंडामेंटल तो एक समान नहीं हो सकती, सभी के टेक्निकल भी एक समान नहीं हो सकते। तो ये ड्राइविंग फैक्टर है, सिर्फ वही है कि एक साथ बेचो, एक साथ लो, यानी बास्केट बेचो, तो इक्विटी बेचो, कमोडिटी बेचो, गवार बेचो, सोया बेचो, सब बेचो, लेना है तो भी सब एक साथ लो। तो इसके हिसाब से फंडामेंटल का जो नाता था वो हर एसेट का थोड़ा थोड़ा टूट गया है, और सेंटिमेंट और आजकल जो HFT या अल्गो जिसको बोलते हैं, उसका डोमिनेंस धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है।
या बीरेन भाई, आपने बहुत अच्छी बात की और आपने एक जो फैट का एग्जांपल दिया वो भी आज की मार्केट के बहुत अनुरूप है। और आगे जाके ये सबको जो भी ट्रेड कर रहे हैं उनको ये सभी बातें देखनी पड़ेगी। पहले ये बात थी कि सिर्फ आप जो कमोडिटी में आपका फोकस था वही आप देख रहे थे, तो अभी तो आपको पूरा मार्केट को ब्रॉड वे से देखना पड़ेगा। ये आपने बहुत सही बात की। लेकिन फिर भी सभी को जानने की इंतजारी है कि गवार के फंडामेंटल क्या है। तो हमारे साथ रामा गम इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर मितुल भाई भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मितुल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से गवार 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि गवार बहुत कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा था। गवार का क्रॉप भी आप देखें तो 55 से 60 लाख बोरी से कभी कभी 70 लाख बोरी से ऊपर भी चला गया था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि बारिश की कमी आ रही है। जो गवार की खड़ी फसल है उनको भी अभी प्रॉब्लम है कि बारिश आनी चाहिए। तो इस तरह से आप गवार का क्रॉप कैरी फॉरवर्ड, उसके बारे में आप क्या मानते हैं मितुल जी? कैरी फॉरवर्ड क्रॉप अपने पास अवेलेबल है। मेरे हिसाब से 80 से 90 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड क्रॉप होगा अपने पास। और अभी आने वाले दिन में जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं उसके हिसाब से तकरीबन 40 से 45 लाख बोरी गवार अपने पास आना चाहिए नया। और जो सेकंड बारिश है वो थोड़ा बहुत जो चाहिए वो नहीं आता है, तो 10% 15% उसमें भी फर्क पड़ना चाहिए। तो तकरीबन 35-40 लाख बोरी गवार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि गवार का एरिया अभी काफी बड़ा हुआ है। तो जो अपन मानते ऐसा नहीं है कि भाई ओनली राजस्थान में कि गुजरात में, लेकिन कई जगह पे अभी गवार लोग बुआई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। लेकिन 100% बात सच्ची है कि बारिश कम है और लास्ट ईयर से करंट ईयर सोइंग बहुत कम हुआ है। तो वो जो कम हुआ है उसके आधारित पे 40 लाख ये हमारा अनुमान है। और बारिश जो चाहिए वो नहीं आता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत इफेक्ट आना चाहिए। तो मितुल भाई, आपका कहना है कि गवार में अभी जो मिल रहा है वो वेदर प्रीमियम भी मिलना शुरू हो गया है। और जैसे भी गवार और बारिश का नाता बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि बारिश आती है तो गवार में मंदी होती है और बारिश नहीं आती है तो गवार में तेजी। और ये बीरेन भाई ने भी अभी बात की कि बारिश के बारे में जो अनुमान है वो गवार के ट्रेड के ऊपर से वो देखते हैं। तो ये बात भी सही है। लेकिन हम एक्सपोर्ट की बात भी करेंगे। उसके पहले रवि जी, आपका क्या मानना है? आप गवार के फंडामेंटल के बारे में आप क्या मानते हैं? रवि जी, आपको म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। हाँ, am I audible? हाँ, थैंक यू। हाँ, आई हाँ, बेसिकली इतने सारे फंडामेंटल्स व्यूअर्स सारे दिग्गज अभी बात कर चुके हैं। बीरेन भाई हो, आप हो, रामा गम से हो या अरुण जी हो, इतने फंडामेंटल्स डिस्कस हुए, उसमें क्लियर एक इंडिकेशन है। और मेरा भी मानना है कि जी जो अभी ब्रॉडर जो एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं क्रॉप की, वो आई थिंक 45 से 40 लाख बोरी की एक्सपेक्टेशंस अभी लगानी चाहिए। बट यस, अगर मॉनसून अभी काफी ड्राई स्पेल कर रहा है, जैसे बीरन जी ने आगे बताया, पूरी कमोडिटीज वो सोया हो या वो गुआर हो, सारे एग्री कमोडिटीज में इस बार को इंक्लूडिंग कॉटन एक बड़ा रिटर्न दिया है। उसमें दो बड़े फैक्टर और दो नए चेंजेस है। पहला जो चेंज है वो लिक्विडिटी का है। जैसे आगे बीरन जी ने बात की, इतना बड़ा लिक्विडिटी है, $21 ट्रिलियन का लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया गया ड्यू टू कोविड। तो ये लिक्विडिटी सिर्फ अभी तक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ही टेपरिंग चालू किया है। बाकी सारे जो वर्ल्ड के सेंट्रल बैंकर्स है या फेडरल गवर्नमेंट है, किसी ने बड़ा टेपरिंग अभी चालू नहीं किया। तो लिक्विडिटी एम्पल है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि दूसरे एक्सचेंज की कोई कमोडिटी है, उसमें सिर्फ 8-9% का कुछ कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज मिल रहा था। क्रोर्स ऑफ रुपीज आए ये कमोडिटीज में। उसके हिसाब से जब वॉल्यूम भी ड्राई रहा, काफी वॉल्यूम को भी सपोर्ट मिला, काफी अच्छा वो कमोडिटी को रिस्पॉन्स मिला। तो आई थिंक ऐसे ही ये गुआर कॉम्प्लेक्स है फॉर एग्जांपल। तो जैसे नए एवेन्यूज, क्योंकि एक एग्जांपल है कि चाइना में है ना, चाइना में हर 2 साल में वो लोग गोल्ड की कुछ नई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। उसका बेसिक रीजन क्या है कि एग्जिस्टिंग जो गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जैसे वॉल्यूम ड्राई होता है, लोग का इंटरेस्ट चलता है, वो लोग कुछ गोल्ड में अलग चेंजेस करके नए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं।
जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नया लॉन्च होता है तो उसके बाद उसका वॉल्यूम काफी बढ़ता है। तो अभी इस हिसाब से देखें तो ये गुआर एक्सपो एक नया एवेन्यू है और काफी मार्केट में ऐसा डिमांड भी है, क्योंकि इतना बड़ा इनफ्लो है, वो एफआईएस का हो, डीआईएस का हो, टायर 3 कैपिटल का हो। तो टायर 3 में भी काफी फंड है। जैसे अभी देखें तो एक कमोडिटी में हम 10% ही फंड लगा सकते हैं। तो वो 1 करोड़ की साइज है और मुझे एक 10% ही लगाना है, तो मुझे 10 अपॉर्चुनिटी साथ में चाहिए। तो लोग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें और सही टाइम पे ये लॉन्च हुआ है। दूसरा फंडामेंटल में देखें तो लास्ट 2 साल में जो एक्सपोर्ट है गम का, वो अराउंड 29 to 30% गिरा है। बट इसमें हम दो फैक्टर मान सकते हैं। पहला फैक्टर है कि ड्यू टू दिस लोअर क्रूड प्राइसेस थोड़ा डिमांड कम था, एंड सेकंड था कि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से, जैसे बीरेन जी का इतना एक्सपीरियंस है, बट मेरा फिर भी 15 साल का गुआर के साथ का एक्सपीरियंस है। बट मेरा भी ये मानना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि ड्यू टू दिस सप्लाई कंसर्न कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग गुआर की सप्लाई है वो टाइट है। मीन्स की काफी टाइम देखे तो डिमांड के हिसाब से अभी फैक्टर चल रहा था, बट लास्ट 2 साल सप्लाई के हिसाब से चला। तो गुआर में सप्लाई कम थी गम में, एंड जब डिमांड आई तब सप्लाई नहीं थी, जब सप्लाई थी तब डिमांड नहीं थी। तो आई थिंक ये फैक्टर थोड़ा इस टाइम काफी मार्केट को परेशान किया। बट यस, अभी जो प्राइसेस निकले हैं, अभी जो 2-3 महीने में 40% की रैली आई है, मुझे लग रहा है ये वो अगर आप प्राइस पेरिटी शिफ्ट करें तो गुआर गम का अभी प्राइस पेरिटी 10,000 रुपया आ रहा है, एंड प्राइसेस आर ट्रेडिंग अराउंड 9100। तो ये अभी भी गैप है, मीन्स के हम आउटलुक नहीं दे रहे, बट फिर भी अभी गैप है कि यहाँ से 900,000 रुपए का अभी भी पेरिटी का गैप है। तो अभी जब पेरिटी का गैप है तो प्राइसेस है वो एक डायरेक्शन में चल रहा है। तो सेकंड जो फैक्टर है कि जो लास्ट एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जैसे आगे रामागम से जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बताया कि 90 लाख बोरी से 1 करोड़ बोरी का एक जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो शायद इतना शार्प रैली ना आने दे। बट यस, स्टिल प्राइसेस में जो मोमेंटम बन रहा है वो एक फंडामेंटल फैक्टर पे बन रहा है, ना तो कोई स्पेकुलेशन मुझे अभी दिख रहा है। हाँ, लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू मीन्स के हर कमोडिटी में, हर एसेट क्लास में है, तो वो शायद रैली को एग्जैगरेट करे, बट फंडामेंटल के साइड ही चल रहा है, उसमें कुछ डेविएशन नहीं है। सेकंड है कि जो रेन फैक्टर है वो सिर्फ इंडिया का फैक्टर नहीं है, रेन फैक्टर पूरे ग्लोबल का प्रॉब्लम है। 142 साल में यूएस ने कभी ऐसा वेदर नहीं देखा, 150 साल में कनाडा ने अभी इतना वेदर डिस्टर्बेंस नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी पहले ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि अल्नीनो की इम्पैक्ट कम हो रहे और लानिना के और जा रहे, बट ये साल मीन्स के एक सडनली कुछ चेंज हो गया। इंडिया में भी देखे तो पहले आईएमडी हो, स्काईमेट हो, सारे वेदर एजेंसीज ने नॉर्मल एंड टाइमली मॉनसून का प्रिडिक्शन दिया था, बट नॉर्मल डिले भी हुआ और अनइवन मॉनसून है। मीन्स के जहां पे मॉनसून है वहां पे काफी ओवर फ्लडिंग की सिचुएशन है, वहां भी क्रॉप को डैमेज हुआ है, और जहां नहीं है वहां तो हुआ है। तो आई थिंक ये भी एक अनइवन स्प्रेड ऑफ मॉनसून है इंडिया में, वो भी एक फैक्टर है जिससे आपसे कमोडिटीज के प्राइसेस है ये इतने वन साइडेड सस्टेनेबल रहे। तो मेरा ये मानना है कि आई थिंक जैसे गुआर डेक्स आएगा, गुआर में एंड सारे जो अभी मैं फेस कर रहा हूँ कि हम फेस भी कर रहे हैं कि एग्री कमोडिटीज में इन बिटवीन 2 महीने वॉल्यूम काफी ड्राइव हो चुके थे, बट यस धीरे धीरे वॉल्यूम भी काफी अच्छा आ रहा है एंड लोग का इंटरेस्ट भी है। उसका क्लियर मैंने एक आज हेडलाइन भी देखी थी कि एनसीडीएक्स का जो लास्ट मंथ का टर्नओवर है वो लास्ट ईयर से डबल हो चुका है। तो आई थिंक कि लोग का अभी ट्रैक्शन आ रहा है, और जैसे जैसे डिमांड खुलेगी, जैसे जैसे सीजन खुलेगी, जैसे पार्टिसिपेंशन बढ़ेगा, आई थिंक एक बड़ा फ्लो मार्केट में कमोडिटीज में आना चाहिए। मार्क मोवियस एंड जिम रोजर, ये दो बड़े फंड मैनेजर, बड़े इन्वेस्टर्स है कमोडिटीज के, उन्होंने 1.5 साल से 2 साल पहले उसका अगर हम डिटेल एनालिसिस देखें तो उन्होंने तभी बोला था कि अगले 3 से 4 साल में कमोडिटीज के प्राइसेस डबल हो जाएंगे। बट वो टाइम सिचुएशन कुछ अलग आई, कोविड के हिसाब से सप्लाई डिस्टर्बेंस हुए, एम्पल लिक्विडिटी आई, तो उन्होंने जो प्रिडिक्शन दिया था उससे भी प्राइसेस 30-40% अप है कई कमोडिटीज के। तो मेरा ये मानना है कि जैसे फंडामेंटली अगर बात करें तो आई थिंक प्राइसेस जो जैसे इक्विटी में बोलते हैं कि ओवर वैल्यूड नहीं है, प्राइसेस आर इक्वली वैल्यूड। या रवि, बहुत अच्छी बात की तुमने। ग्लोबली भी जो डेवलपमेंट हो रहा है कमोडिटी मार्केट में, उसका जो आपने सिग्नल दिया वो बहुत अच्छा दिया। अरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा। अरुण जी, जैसे आपने 1 साल पहले एग्रीकल्चर के, अरुण जी आपका म्यूट है माइक, वो जरा हाँ बिल्कुल। कीजिए।
हाँ अरुण जी, एक साल पहले आपने ये एग्री का जो सेक्टरल जो इंडेक्स की ओर आप जाना चाहते हैं वो शुरू किया, उसमें भी आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मार्केट का और आप गवार लेके आए हैं। और उसी टाइम पे आप लेके आए कि जब गवार में मार्केट भी ऊपर जा रहा है, सबका एक आकर्षण भी बढ़ रहा है गवार की ओर। तो क्या ये मान के चले कि ऐसे ही जो नई नई प्रोडक्ट है वो आप लेके आएंगे, और आपका क्या अभी आगे क्या प्लान है उसके बारे में अगर कुछ बता सकते हैं तो अरुण जी बताइए। बिल्कुल मयूर जी। अभी हम लोग दो इंडेक्स जो है, जैसे मैंने कहा, लगभग 2 साल पहले एक्सचेंजेस को इंडेक्स लॉन्च करने की परमिशन मिली थी कमोडिटीज में। उसके पश्चात हमने दो इंडेक्स अभी तक लॉन्च किए हैं। एग्रीडेक्स जो पहला एग्री का होलसेल इंडेक्स था 10 कमोडिटीज का, वो हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। अभी हमने ग्वारेक्स लॉन्च किया है इस वीक मंडे को, लास्ट मंडे को। और इसके साथ ही हमें सोया डेक्स जो है, हमारा सोया कॉम्प्लेक्स का जो इंडेक्स है, उसका भी अप्रूवल है हमारे पास में। और आने वाले कुछ सप्ताह में हम उसे भी लॉन्च करने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द आपको दिखेगा। उसके अंदर भी सोयाबीन और सोया ऑयल, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वो। और वहाँ पे भी यदि हम देखें तो एक लॉट ऑफ सोया डेक्स के अंदर 7, या मैं कहूँ एक लॉट ऑफ सोया डेक्स के अंदर 60 टन सोयाबीन और 1 टन सोया ऑयल, ये वहाँ पे दोनों मिलके जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उसको बनाते हैं। तो वो हम लॉन्च करने वाले हैं। इसी प्रकार से फिलहाल ये दो इंडेक्स है जो मैं कहूँगा कि वायरक्स लॉन्च कर चुके हैं और ये पाइपलाइन में है। इसके बाद हम लोग और इंडेक्स भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके अंदर भी हम देख रहे हैं क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो बाकी कमोडिटीज में भी हम लोग डेफिनेटली इंडेक्स लाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये काफ़ी आसान हो जाता है पार्टिसिपेंट के लिए ट्रेड करना। एक और चीज़ जो मॉनसून के विषय में चर्चा हो रही थी, तो मैं एक सब लोगों को जो यहाँ पे लोग पधारे हुए उनको ये बताना चाहूँगा कि एनसीडेक्स की वेबसाइट के ऊपर हमने दो मॉनसून इंडेक्स लॉन्च किए थे लास्ट ईयर। ऑल दो वो ट्रेडेबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में रेगुलेटरी परमिशन नहीं है उनको ट्रेडेबल करने की, ट्रेड कराने की। लेकिन उसके ऊपर आपको बहुत अच्छा एक व्यू देखने को मिलेगा कि हमारा इस बार का जो किसी भी साल का आप देख सकते हैं कि हमारा बारिश का पैटर्न क्या है या रेन का पैटर्न क्या है। और वो बड़ा क्लोजली ये दिखाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप उस पर दो इंडेक्स, एक मॉनसून इंडेक्स है, क्यूमुलेटिव मॉनसून इंडेक्स जिसे कहते हैं, और दूसरा रेन इंडेक्स है, मंथली रेन इंडेक्स है। तो उसमें एक है वो आपको हर महीने दिखाएगा कि पिछले 30 साल के मुकाबले ये जो महीना है, इस महीने का रेनफॉल, या हम कहते हैं कि एवरेज रेनफॉल, पिछले 30 साल का मतलब हो गया एवरेज रेनफॉल। तो एवरेज रेनफॉल के मुकाबले हम कहाँ हैं, हम डेफिशिट हैं या सरप्लस हैं, और डेफिशिट है तो कितने डेफिशिट है, सरप्लस है तो कितने सरप्लस है। और वैसे ही दूसरा है जो जून में शुरू होता है, 1 जून से, और सितंबर तक चलता है हर साल। तो वो आपको टोटल, यानी कि 1 जून से लेके हम डेफिशिट हैं, सरप्लस है। और अगर आप उन दोनों इंडेक्स को देखेंगे, तो आप जो अभी जो हम भाव की जो चर्चा कर रहे थे और बाहर के बारे में बात कर रहे थे, तो वो आपको साफ दिखाई देगा कि इस बार हम रेनफॉल में बहुत ज़्यादा डेफिशिट है। और मंथली अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से मई और जून के बाद में, जुलाई में भी हम देखें तो शुरू के 15 दिन काफ़ी डेफिशिट थे, फिर थोड़ा ठीक हुआ। ओवरऑल मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ। और अगस्त में बहुत शार्प डेफिशिट है। तो काफ़ी कुछ आपको एक जो जो ट्रेडिंग के लिए जानकारी, क्योंकि मॉनसून एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, और मैं कहूँगा सिर्फ कमोडिटीज ट्रेडिंग में नहीं, आप इक्विटीज में भी मॉनसून बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो उसके या ऊपर अगर आप केवल उस पर ध्यान लगा के रखें, उसको देखते रहे, तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो क्यूमुलेटिव भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस साल हम लोग एक्चुअल में रेन में डेफिशिट चल रहे हैं। जबकि हमने बीच में ऐसा देखा है कि जो बाकी वक्ताओं ने भी कहा कि कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश है, बाढ़ है, और कुछ इलाकों में सूखा है। तो अगर आप एवरेज करेंगे तब आप, अगर आप फिर भी डेफिशिट, इसका मतलब जहाँ सूखा है वहाँ बहुत ज़्यादा सूखा है, तभी वो नेगेटिव आ सकता है। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो लोग भी ट्रेड करते हैं वो जरूर उसके ऊपर जाएं, फ्री ऑफ चार्ज है, कोई कॉस्टिंग नहीं है। बट आपके ट्रेडिंग के अंदर वो जरूर मददगार होगा, खासकर ये जो मानसून का पीरियड होता है 4-5 महीने का, उसके अंदर। या बहुत बहुत अच्छी बात की आपने अरुण जी। मितुल जी, ये हमने देखा है कि पिछले साल जो गम की जो एक्सपोर्ट थी वो सिर्फ हर महीने आप देख रहे थे 15 से 17 हजार टन या तो 20 हजार टन तक हम गई थी। लेकिन पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं कि गम की एक्सपोर्ट है वो 25 हजार टन, और एक बार तो 25 हजार टन से भी ऊपर गई थी। राइट। यूरोपियन कंट्री और यूएस में इकोनॉमिक रिकवरी अभी फास्ट हो गई है। कोरोना का नया जो केस है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन पहले जो सेकेंड वेव में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पर उनका जो असर था, इतना असर अभी नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन नहीं है, मार्केट खुली है और सभी डिमांड भी बढ़ रही है। क्या आप देख रहे हैं कि ये जो गम की जो फूड
में जो डिमांड है और ड्रिलिंग में दोनों डिमांड है, वो आप आगे किस तरह से देखते हैं, उसका मार्केट में किस तरह से इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि क्रॉप कम हो रही है और एक्सपोर्ट बढ़ रही है। एक्सपोर्ट बढ़ रही है वो फैक्ट है। 3-4 महीने से 25,000 टन के आसपास रेगुलर हो रहा है, लेकिन लास्ट 2 इयर्स कोरोना के कारण डिमांड 15,000 से 17,000 टन के बीच में रही। अभी हर कंट्री में लॉकडाउन खुल गया है और ऑयल सेक्टर के अंदर, फूड सेक्टर के अंदर लास्ट 4 महीने से जो डिमांड बढ़नी थी वो 4 महीने से बढ़ गई है। तो अराउंड 25,000 से 30,000 टन के बीच में चल रहा है। ज्यादातर ऑयल सेक्टर डाउन है। फूड सेक्टर का डिमांड कोरोना के टाइम पे भी कम नहीं हुआ था, जो रेगुलर जा रहा था वही जा रहा था और अभी भी जो जा रहा है वही जाएगा। और फूड सेक्टर के अंदर प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस $1.5 हो या $2 हो, $2.5 हो, फूड सेक्टर में जो कंपनी ने जो उनकी रेसिपी में जो गुआरगम डाला हुआ है उनको कोई भी प्राइस होता है वो लेना ही लेना है। तो फूड सेक्टर में डिमांड का फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है। जो डिमांड का फ्लक्चुएशन ज्यादा है वो ऑयल सेक्टर के अंदर है। तो आप लास्ट 7 ईयर्स से देखोगे तो हर साल डिमांड कम हुई है, वो ज्यादातर कम हुई है ऑयल सेक्टर के अंदर। तो ऑयल सेक्टर के अंदर डिमांड अभी भी इंक्रीज नहीं हो रही है, वो स्टेबिलिटी पे ही है। अभी बढ़ने का चांसेस, जब डिमांड कोरोना के कारण ये सब लॉकडाउन हर कंट्री में, अभी भी कोई भी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लॉकडाउन है, काफी कंट्रीज के अंदर अभी भी परिस्थिति इतनी अपन जो इजी समझ रहे वो नहीं है, तो उसके कारण वहां भी अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो लोग नया जो ड्रिलिंग का काम है या जो नया आगे प्लानिंग कर रहे हैं उसमें भी वो लोग अभी 50% के ऊपर ही है, वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं चल रहे। तो मेरा ये मानना है कि ये 25,000 से 30,000 टन की जो डिमांड है वो अभी भी 3 महीना तक कायम रहेगी। एकदम से बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिख रही है आफ्टर दीपावली। और ये जो रेन अपने को चाहिए अभी 10-15 दिन के बाद, वो भी बराबर नहीं है। और आफ्टर दीपावली तक ये डिमांड ऐसी ही रहेगी। आफ्टर दीपावली के बाद वो डिमांड थोड़ी बहुत खुलेगी, तो ये गवारगम का प्राइस के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होने वाला है और हो भी सकता है। शायद ये गम 100 रुपये के ऊपर भी जा सकता है, 110 रुपया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आफ्टर दीपावली जो रेन है वो सही हो गया और डिमांड में इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये गवारगम का प्राइस अराउंड 80 रुपये से 100 रुपये के बीच में ही रहेगा। जो अपन समझते गुलाबी तेजी आएगी, ऐसा माहौल हमारे को नहीं लग रहा है ड्यू टू डिमांड। या आपने बहुत मितुल जी बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक जो इंडस्ट्री को देखने वाली बात है, जैसे ये रवि जी ने भी बताया कि एक डिस्पैरिटी का जो प्रॉब्लम है, ये आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? ये डिस्पैरिटी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको अभी मार्जिन नहीं मिल रहा है, तो उनका इम्पैक्ट आप मार्केट में, हम भाव की बात नहीं करेंगे लेकिन उनका इम्पैक्ट आप मार्केट में कैसे देख रहे हैं? सॉरी म्यूट हो गया था, वॉइस चला गया। आपने क्या बोला? हाँ नहीं मितुल जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी डिस्पैरिटी चल रही है मार्केट में, हाँ राइट, हाँ, ये डिस्पैरिटी का इम्पैक्ट आगे जाके मार्केट में आप क्या देख रहे हैं? प्राइस में हम नहीं देखना चाहते, लेकिन आगे जाके ये शॉर्टेज बढ़ेगी जो फिनिश प्रोडक्ट है उनकी। डिस्पेरिटी तो अभी काफी है। पर केजी 8 रुपये से 9 रुपये का डिस्पेरिटी गवार सीड में और गवार गम में चल रहा है। तो ये डिस्पेरिटी ड्यू टू शॉर्टेज है और लोगों के माइंड में एक ही है कि रेन कम है और क्रॉप का जो सोइंग है वो कम है। तो 100 में से 90% लोगों का माइंड अभी तेजी के तरफ है। तो हर मार्केट में जो प्राइस है उससे भी ऊपर में उनको माल लेना है, क्योंकि उनको तेजी लग रहा है। तो ये जब तक उनकी पूर्ति नहीं हो जाती या उनको जितना माल लेना है वो नहीं मिलता, तब तक ये डिस्पेरिटी खत्म नहीं होगी। और ये डिस्पेरिटी लोग टारगेट कर रहे हैं कि गवार को 6,000 रुपये ले जाए और गम को 110-15 रुपया ले जाए। तो वो रेंज पे जब तक गवार गम और गवार सीड नहीं पहुंचता है तब तक ये डिस्पेरिटी खत्म नहीं होगी हमारे हिसाब से। या
मिथुन जी, अभी कोरमो और चूरी के बारे में बात करनी है, उससे पहले हम बीरेन भाई से क्रूड की मार्केट के बारे में जान लेते हैं। ओके, क्रूड और मार्केट का कंडीशन बहुत सालों से हम देख रहे हैं। जैसे ही क्रूड के भाव बढ़ते हैं, लोगों का ये मानना है कि क्रूड का भाव बढ़ता है तो गवार और गम का भाव भी बढ़ेगा। जिस तरह से यूएस में सेल गैस का प्रोडक्शन और रिंग की काउंट भी बढ़ रहा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? उसको गवार के साथ जोड़ के देखें तो आपका क्या मानना है बीरेन जी? हिसाब से हमने स्टेटिस्टिकल रन काफी बार किया है। 2010-12 के समय में जो मेगा बबल आया गवार का, उसके बाद फॉरेन के जो स्पेशली शेल गैस के जो है प्रोड्यूसर, तो उन्होंने समझा कि अब इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री को हाईजेक पसंद नहीं है। अगर आप उसको बांध में ले लोगे तो उनको वो पसंद नहीं होता। तो उसके बाद वहाँ काफी डेवलपमेंट हुए, और जब ये हमने 1 लाख रुपया गम का भाव देखा, उस समय तो वो स्थिति थी कि ऑस्ट्रेलिया जहाँ गवार कभी पैदा नहीं होता था, ब्राजील जहाँ कभी पैदा नहीं होता था, अर्जेंटीना जहाँ कभी पैदा नहीं होता था, वहां भी कैलिफोर्निया में लोगों ने बादाम के ट्री काट के वहां गवार लगाया। इतना सुपर यूफोरिया था वो। और वो उस जमाने की पेरिटी ऐसी थी कि आप बिस्लेरी वाटर से भी गवार उगाओ तो भी आप मार्जिन में रहोगे। तो यूजुअली जो प्राइस टॉप होता है, स्पेशली मेगा प्राइस टॉप, उसके बाद एक डिमांड डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पे इंडस्ट्री चली जाती है। और सब्स्टिट्यूशन सिंथेटिक गम सपोज जो डेवलप हुआ, तो वो टेक्नोलॉजी अब लोग आसानी से नहीं बदलेंगे। दूसरी बात एक ये भी है, क्रूड के फैक्टर के हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी, क्रूड को, ये जो नई रेजिम है ग्रीन इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, इन लोगों ने क्रूड को एज ए विलन रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। फॉसिल फ्यूल और ये क्लाइमेट न्यूट्रल इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल इंजन बंद होंगे, डीजल बंद होंगे। तो ये कारण क्या है कि जो नया इन्वेस्टमेंट क्रूड में आना चाहिए वो तो नहीं आ रहा है, बट जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ा कम हो रहा है। आज एक अपनी ही एक बहुत बड़े प्लेयर है, वो एक बाहर की नाम नहीं बोलूंगा, बट बाहर की कंपनी को अपना स्टेक बेच रहे हैं। तो क्यों बेच रहे हैं? अगर ग्रोथ दिखता है तो नहीं बेचे ना। मीन्स आगे उनको ऐसा लग रहा है कि नाउ इट इज सिचुएशन, अब एग्जिट मारने का टाइम है, एंट्री मारने का टाइम नहीं है। और ऑयल एंड गैस में मैंने एमबीए किया है, तो मैं ये इंडस्ट्री से थोड़ा कनेक्टेड हूँ। गल्फ में कहाँ डेवलपमेंट है या यूएस में कहाँ डेवलपमेंट है, क्योंकि वो थोड़ा एक हमारा पैशन का भी सब्जेक्ट है। तो उसको मैं अब गवार गम और ऑयल को मैं डिस्कनेक्ट मान रहा हूँ। पूरी कमोडिटी जो है उसको भी अगर मैक्रो व्यू से देखे तो टूरिस्ट इन्वेस्टर्स जिनको बोलेंगे कि बाहर का पैसा, कॉटन इसका आदर्श उदाहरण है कि जब कॉटन मार्केट खुला तब सेंटिमेंट इतना पेसिमिस्ट था, किसी को इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। और आज लोगों, अब जो 35,000 में कॉटन नहीं लेना था, आज लोगों को 55 में बेचना नहीं है। एक्सपोर्ट खुली, डिमांड खुली। और दूसरा कि अभी भी जो गवार गम की हम डिमांड देख रहे हैं ना, वो थोड़ा एक डिमांड बैकलॉग भी है, क्योंकि 2 साल काफी डिस्टर्ब हो गया था। तो हर चीज वजह से कैस्टर ऑयल की डिमांड भी चाइना से काफी अप रही, 30-35% का ग्रोथ है। तो सभी चीजों में ये डिमांड ग्रोथ है। कॉटन एक्सपोर्ट्स देखो या कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट्स देखो, गवार गम में भी ये रिबाउंड है, वो भी डिमांड बैकलॉग है। बट एट दिस कहाँ से वो डिमांड चली जाएगी, वो समझना ज्यादा बेहतर होगा। और उस जिसको डिमांड डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, उसका जवाब मार्केट के सिवा किसी के पास नहीं होता। ये बीरेन भाई बहुत अच्छी बात की। गवार गम का जो डिमांड है वो 2 सेक्टर में, एक ड्रिलिंग के लिए और फूड सेक्टर, दोनों में है। तो आगे जाके ये ड्रिलिंग का जो डिमांड है वो डिमांड धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये आपने एक संकेत दिया है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे
जो बारिश, जो ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, तो उसके कारण हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि जुलाई के 3rd वीक के पहले, ये अगर 5 साल में 3 साल या 4 साल ऐसे देखे कि 3rd वीक में ही हमारा मॉनसून स्टार्ट होता है और सितंबर या तो सितंबर यानी अक्टूबर 1st या 2nd वीक में मॉनसून विड्रॉ हो जाता है। तो ये बारिश का जो एक प्रमाण है वो भी कम होता जा रहा है कि जो बारिश के पर आधारित जो भी क्रॉप है उसको हम देखते हैं कि कैस्टर का जो प्रोडक्शन है वो भी घट रहा है पिछले 2-3 सालों से, सामने डिमांड बढ़ रही है। ये गवार का जो इंडस्ट्री है वो भी कम होती जा रही है। जैसे हमने पहले देखा था कि 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ का बोरी का जो क्रॉप होता था वो घट के अभी 3 साल से 50 या 60 लाख बोरी हो गया है। और अभी इस बार तो जैसे मितुल भाई ने बताया कि 35-40 लाख बोरी होगा, तो ये साइज कम हो जाएगी। तो बीरेन भाई, एक ही क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गवार और कैस्टर हम उसको स्पेक्युलेटिव कमोडिटी मानते हैं, तो इसमें फंडामेंटली और स्पेक्युलेशन ये दोनों को मिला के बात करें तो अभी जो गवार में जो प्राइस बढ़ रहे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? ये उसमें फंडामेंटल शेयर कितना है और स्पेक्युलेशन कितना है, ये आप किस तरह से देखते हैं बीरेन? ये दोनों प्रोडक्ट का बहुत लंबा हिस्ट्री है। मुझे मेरे जानने के हिसाब से 1980 से तो मैंने गवार की कम से कम 4 या 5 साइकिल देखी है तेजी मंदी की, और हर साल 2-3 गुनी, मीन्स हर 2-3 साल में वो 2-3 गुनी तेजी और उतना ही डीपर करेक्शन मैंने देखा है। कैस्टर में भी करीबन मेरे पास जो डेटा है वो 1982 से आज तक का डेली डेटा है। तो जब ये हमारे यहाँ पुरानी रिंग चलती थी, जैसे जोधपुर में गवार वीकली सट्टा जिसको चक्री बोलते थे वो चलता था, वेदर का भी चलता था 1965 में जोधपुर में, और गुजरात में हमारे यहाँ भाबर में गवार काफी एक्टिव, काफी लिक्विड प्रोडक्ट था। तो ये दोनों प्रोडक्ट का बहुत लंबा ट्रेडिंग का हिस्ट्री रहा है और पार्टिसिपेशन भी काफी फेयरली लिक्विड है उसमें, और दोनों साइक्लिकल है। अभी ऐसा मैं मानूंगा कि पर्टिकुलर कैस्टर है उसकी बात यह नहीं करते, वो इरेलेवेंट हो जाएगा। बट गवार में जो अभी प्राइस मूवमेंट है उसमें आउटसाइड मनी में ज्यादा देख रहा हूँ। दूसरे बाजार में से जो लोग कमाए हैं और उनको देखा गया मोमेंटम है तो चलो भागो, क्योंकि आज के बाजार मोमेंटम ड्रिवन हो गए हैं कि खड़ी रही गाड़ी में किसी को नहीं बैठना है, फास्ट दौड़ती गाड़ी में बैठना है। तो अगर क्वेश्चन कर रहे तो समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ दिस ट्रेड इज मोमेंटम ड्रिवन, और इसको फंडामेंटल का मैं रोल अगर मानूं तो 30% 35% रहेगा और 70% स्पेक्युलेटिव का रोल रहेगा। जिस दिन सब गवार मिलिया चलेगी उस दिन मैं मानूंगा कि अब फंडामेंटल का रोल 100% आया। ये आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया पूरी मार्केट का बीरेन भाई। उसी कारण ये है कि आपको सब सुनने के लिए बहुत बेताब रहते हैं, और ये एनालिसिस के थ्रू रवि जी मैं आपके पास आऊंगा। आप काफी ट्रेडरों से जुड़े हुए हैं, तो अभी ये ट्रेडरों का मूड और गवार का जो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ये दोनों मिला के आपको क्या दिख रहा है मार्केट में? आपने जो आगे का क्वेश्चन बीरेन जी को पूछा था वहां से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रेन जब स्टेशन पे रुकते हैं ना, फॉर एग्जांपल वो सूरत से बॉम्बे की ट्रेन है तो सूरत पे अभी ट्रेन रुकी है तब कोई नहीं चढ़ेगा, सब देखेंगे, वो आगे जाके देखेंगे 2 किलोमीटर की ट्रेन रुकी हुई है, किसी को बैठना नहीं है। जब ट्रेन रुकते हैं ना कोई भी ऊपर नहीं चढ़ता, जैसे ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ते हैं ना तब लोग भाग के उसको पकड़ते हैं। तब जब स्पीड में ट्रेन होते है और उसको पकड़ने जाए और पता नहीं कितना भागने की आपकी कैपेसिटी नहीं है तो वो ट्रेन में क्या होता है, हमारा एक्सीडेंट ही होता है। तो बेसिक यही होता है कि विदाउट नोइंग ऑफ फंडामेंटल्स, जब मार्केट अपने टॉप पे होता है ना, जब सोयाबीन 10,000 गया ना तो लोग 20,000 की बात करते हैं। जैसे गोल्ड जब 2,000 बढ़ता है ना तो लोग 70,000 पे पहुंच जाते हैं, चांदी जब 70 आता है लोग लाख पे पहुंच जाते हैं। तो गुजरात में जो कहावत है कि भाव भगवान है, तो ये भाव भगवान है, मीन्स कि ये भगवान जब तक आशीर्वाद देंगे तब तक चलता है। बट इस टाइम थोड़ा मैंने जब बोला आगे
कि इस टाइम थोड़ा है ना, लास्ट ईयर या 2-3 साल की जो पैरिटी थी, पहले ओवर सप्लाई का कंसर्न था बिफोर कोविड, कि वहां पे सप्लाई ज्यादा थी, एग्जिस्टिंग स्टॉक काफी थी, क्योंकि गुआर की पेरिसिबिलिटी काफी ज्यादा है। बट इस टाइम गुआर ये साल का मैंने लास्ट 15 साल की प्राइस पैटर्न देखी है, ट्रेडर्स के साथ हमने बात भी की है। इस टाइम जो गुआर का प्राइस है, जो हम क्रूड के प्राइस पे थोड़ा कोरिलेट 2 साल पहले करते थे, इस टाइम टोटली डिस्पैरिटी है क्रूड के प्राइस से। जब क्रूड का प्राइस $75 था, तभी भी गुआर कॉम्प्लेक्स में कोई भी मोमेंटम अपसाइड का नहीं आया। जब वहां से गिरना चालू किया, तब गुआर सीड में और गुआर गम में मोमेंटम आया। और जब, जैसे बीरन जी ने बताया, जब मोमेंटम बनता है ना, बाद में ट्रेडर से, बाद में मार्केट में इसके प्राइसेस और टारगेट्स आना चालू होते हैं। और जब टारगेट्स बड़े आते हैं ना, मैं उससे ज्यादा डरता हूँ। छोटे टारगेट में अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आज भी मैंने आपके कमोडिटी वर्ल्ड में देखा, सारे जो एनालिस्ट है या सारे जो इंडस्ट्री वाले हैं ना, वो किसी ने भी 10,000 से ज्यादा या और एग्जैगरेट टारगेट किसी ने वो नहीं दिया। हालांकि आप भी काफी वॉचफुल रहते हैं इस हिसाब से, किसी को कुछ भी बोलना हो तो आपका एक लेवल क्रॉस करना एक अलग ही बात है, तो वो कोई नहीं कर सकता। बट यस, जो फंडामेंटल्स है ना, वो अभी प्राइसेस के साथ चल रहे हैं, तो तब तक पॉजिटिविटी है। हाँ, और जहां भी प्राइसेस फ्लक्चुएट होता है ना, वहां पे स्पेकुलेशन होता है। लोग को भी ऐसा है कि मैंने भी देखा कि अगर इंट्राडे की भी बात करें ना, तो कोई कमोडिटी, सारे एग्री कमोडिटीज में अगर 4-4% के सर्किट लगते हैं ना, दो कमोडिटीज में, पूरा एग्री कमोडिटीज ऊपर सर्किट के करीब पहुंचता है। तो वैसे ये थोड़ा स्पेकुलेशन है। तो ये स्पेकुलेशन चलता रहेगा, क्योंकि लिक्विडिटी जब तक ड्राई नहीं होगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि 21 ट्रिलियन में सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी बोला है कि दे विल स्टार्ट टू ट्रिमिंग देयर बैलेंस शीट। फेडरल रिजर्व एक दिन बोलता है कि मैं ट्रिम करूंगा, दूसरे दिन फेडरल चेयरमैन बोलते हैं कि इकोनॉमी अभी भी पैरेलल नहीं हुई है, अभी भी प्री कोविड पे नहीं है। तीसरे दिन को फेड के मेंबर बोल जाते हैं कि अभी मार्केट है उसमें ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो ट्रिम करेंगे। तो वहां पे वो लोग अभी भी कंफ्यूज है। सिमिलर वे में काफी सेंट्रल बैंक है, वो अभी कोविड की कितनी लहर होगी किसी को नहीं पता। बट मेरा ये श्योरली मानना है कि जितनी भी आगे कोविड की लहर होगी, इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। क्योंकि इंडिया में भी देखें तो हम 60 करोड़ डोज के वैक्सीन पे पहुंच गए। यूएस भी 50% से ज्यादा पीपल पॉपुलेशन को वैक्सीन कर चुका है। इजराइल 100%। काफी ऐसे टॉप कंज्यूमर्स है, वो अपने पॉपुलेशन को पूरे वैक्सीनेट कर चुका है। तो डिमांड साइड का जो क्रूड का फैक्टर है, अगर क्रूड 75-76 के ऊपर सस्टेन रहता है, तो आई थिंक वहां पे शायद कुछ लोग देख के उसको सपोर्ट मान सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि इस टाइम अगर आपको गुआर के फंडामेंटल्स देखने, तो आप एक तो एक्सपोर्ट डेटा देखो, जैसे आगे आप राइटली पॉइंट आउट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एग्जिस्टिंग स्टॉक ज्यादा है, तो यहाँ से माल निकलना भी जरूरी है। तो और सेकंड जो बेसिक डेटा है ना, वो फूड इंडस्ट्री की डिमांड, क्योंकि फूड इंडस्ट्री की भी हेल्थी डिमांड रही है डिस्पाइट ऑफ कोविड। हमने देखा, अगर इक्विटीज को ट्रैक कर रहे हैं, तो एफएमसीजी सेक्टर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि खाना पीना बंद नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि जो ट्रेडर्स को देखना चाहे अभी नेक्स्ट टाइम इसके लिए, तो वो फूड इंडस्ट्री की डिमांड देखे। और जो ट्रेडर्स हमारे साथ जुड़े एसोसिएटेड है, अभी सब ये 10,000 के करीब का गम है, या अगर आप गुआर सीड की भी बात करें, तो वहां भी लोग कंजर्वेटिवली मान रहे हैं कि 5700 to 5800 ऐसा लोग व्यू लेके चल रहे हैं अभी। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये टारगेट कंजर्वेटिव रहेंगे, जब तक ये टारगेट मार्केट प्राइस से 8-10% तक चलेंगे, तब तक इसको हम ज्यादा स्पेकुलेटिव नहीं मान सकते। वो फंडामेंटल एंड लिक्विडिटी को कंबाइन करके प्राइसेस चलेंगे। बट ट्रेडर्स अभी काफी कमोडिटीज में वोलेटिलिटी बढ़ गई, मार्जिन भी काफी कमोडिटीज में बढ़ गए, तो ये राइटली टाइम पे है लोग का। और एनसीडीएक्स का ये डिसीजन भी टाइम पे आया कि गुआर एक्स को लाए। तो ये गुआर इंडेक्स का आना ये काफी राइटली है, क्योंकि काफी टाइम हम भी रिकमेंडेशन जब देखते हैं, तो गुआर गम है ना, वो ज्यादा वोलेटाइल है। तो हम गुआर गम को इस हिसाब से काफी टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि वहां पे हमने को थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड कम लग रहा है कि अगर प्राइसेस 3% बढ़ गए, तो यहाँ से इंट्राडे में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम होता है। काफी टाइम क्या होता है कि गुआर सीड में जब रिकमेंडेशन देना है, तो गुआर सीड थोड़ा कम चलता है, मीन्स कि वो थोड़ा धीरे धीरे चलता है। गुआर गम में वोलेटिलिटी कंपैरेटिव हायर रहती है। तो हम दोनों को काफी टाइम ऐसा, मीन्स कि एक कमोडिटी से जिसमें वोलेटिलिटी कम है, वहां पे रिटर्न थोड़ा कंपैरेटिव गुआर गम कम है। गुआर गम में वोलेटिलिटी ज्यादा है बट रिटर्न भी ज्यादा है। तो गुआर एक्स के आने से ये दोनों कंबाइन हो गए, और राइटली उसका वेटेज भी अकॉर्डिंग टू द वोलेटिलिटी सेट है। तो आई थिंक गुआर एक्स में अगर करें, तो आई थिंक इसमें आपको वोलेटिलिटी कम होगी, उसका रिस्क कम होगा,
और उसके सामने कई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज है जो ट्रेडर्स फाइंड कर रहे हैं। जैसे आगे अरुण जी बता रहे थे, हमने भी एक्सेल में तीनों के प्राइस साथ में रखे हैं, तो वो तीनों के प्राइस में काफी टाइम में होता है कि आपको एनुअलाइज 8-10% की रिटर्न की अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो अभी 8-10% मीन्स कि जब हमारा रेपो रेट 4% हो, जब फेडरल रिजर्व 25 पे हो, तब 8% रिटर्न आना वो भी अच्छा एनुअलाइज। तो ये काफी अपॉर्चुनिटीज आगे जाके आर्बिट्रेज, ट्रेडिंग, इंटर कमोडिटी स्प्रेड मीन्स के साथ में 75% का मार्जिन का भी बेनिफिट है। तो ये काफी अपॉर्चुनिटीज है जो हम ट्रेडर्स को सजेस्ट कर रहे हैं और वो मान भी रहे हैं, क्योंकि इस टाइम अभी क्या है, मैं आगे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, अभी वेनिला गया मीन्स कि जो हम वेनिला करते थे, वेनिला बाय एंड सेल, वो स्ट्रेटेजीज अब नहीं चलती, क्योंकि उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड इक्विवेलेंट है। एंड ये मार्केट पे कुछ भी ऐसा फैक्टर है जो प्राइस को मेजरली ड्राइव कर सकता है। तो इस टाइम पे क्या है कि आपको वेनिला नहीं रहना है, आपको या तो आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी से या तो इंट्रा कमोडिटी स्प्रेड से, तो उसमें जो आपको मोमेंटम मिलेगी ना, वो थोड़ा आपके रिस्क को सेव करेगी। तो मेरा ये मानना है कि आगे जाके ये कमोडिटी का ये फ्यूचर है और ये फ्यूचर हम साथ में एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे। यार रवि बहुत अच्छी बात की। अभी हम समिंग की अब की ओर जा रहे हैं, और मितुल जी मैं ये बात आपसे जानता हूं, क्योंकि ये हाईली प्रोटीन वाला कोरमू है जो गवार से बनता है। सोया खली से भी ज्यादा प्रोटीन इसमें मिलता है, और अभी प्रोटीन डेफिशिट का टाइम चल रहा है। दिन में जो हमने तीजी देखी उसमें भी क्या है, प्रोटीन डेफिशिट का बहुत अच्छा शेयर था, क्योंकि सोयाबीन में भी 81% जो है वो खली बनती है उसमें से, और सिर्फ 18 या 19% ही ऑयल बनता है। कोरमू का प्राइस जो है वो भी काफी 4000 थे, अभी पर क्विंटल अभी 4700 से 4800 बोल रहे हैं। तो ये जो गवार का जो भाव बढ़ रहे हैं उसमें ये इसका शेयर कितना रहेगा और इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं, जैसे कोरमू की डिमांड बढ़ रही है उसका? कोरमा की डिमांड ड्यू टू सोयाबीन मिल है कि सोयाबीन मिल का प्राइस जो 80-85 रुपया पर केजी हो गया, और इंटरनेशनल मार्केट में सोया का प्राइस इतना हाई नहीं है जितना इंडिया में है। तो अभी गवर्नमेंट ने भी छूट दे दिया है, और सोयाबीन मिल इंडिया में इंपोर्ट चालू हो गया है, और काफी लोगों ने बहुत बड़ा क्वांटिटी में इंपोर्ट भी किया है, चालू कर दिया है। तो जो भी डिमांड है अभी फॉरेन के अंदर इतना डिमांड नहीं है जितना डोमेस्टिक मार्केट में है। तो डोमेस्टिक मार्केट में लोग सोया मिल्क को रिप्लेस कर रहे हैं गुआर कोरमे से। तो जो वो लोग 75 रुपीज का सोया मिल यूज कर रहे हैं उसकी जगह पे 50 रुपीज का या 45 रुपीज का गुआर कोरमा यूज करेंगे 5% या 10%, तो उनको प्रॉफिट रेशियो ज्यादा आ रहा है। तो उसके कारण डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड लास्ट 2 मंथ से बहुत अच्छी रही है, और फ्यूचर भी वो रहेगी, क्योंकि सोयाबीन मिल का प्राइस जब तक कंपेरेटिव गुआर प्राइस के कंपैरिजन नहीं आएगा गुआर कोरमे के प्राइस, तब तक दोनों का रेशियो जो डिफरेंट है वो मार्जिन है उनके लिए। तो वो लोग गुआर कोरमा यूज कर रहे हैं अभी। पहले इंडिया में रोस्टेड कोरमा इतना यूज नहीं होता था, अभी लास्ट 3 महीना 4 मंथ से रेगुलर इसकी डिमांड है, और रेगुलर इंडियन फीड इंडस्ट्रीज है वो सब लोग इसको यूटिलाइज करने का चालू किया है, रिप्लेस्ड ऑफ सोया मिल। तो अभी इन दिनों में ये नहीं लग रहा है कि ज्यादा गुआर कोरमे का प्राइस डाउन जाएगा, और फ्यूचर ये भी दिख रहा है कि क्रॉप भी कम है गुआर का। तो जिनको गुआर मिल चाहिए ही चाहिए, तो वो लोग भी इसकी रिक्वायर्ड है वो लेंगे, वेट नहीं करेंगे। और ऑल ओवर चूरी गुआर की भी मिल और हाँ गुआर मिल और गुआर कोरमा, तो गुआर कोरमे के कंपेयर में गुआर मिल का प्राइस भी अभी काफी लो है। तो वो गुआर मिल भी 28-29 रुपीज जो चल रहा है उसमें भी तकरीबन 3-4 रुपया इंक्रीज होने की संभावना है गुआर कोरमे को देखते हुए। या चूरी के प्राइस के बारे में आप बात हाँ चूरी में बिरेन जी, ये जो प्रोटीन डेफिशिट चल रहा है और सोयाबीन का प्राइस हमने 10,000 रुपया भी देखा अभी, और ये मुझे आपसे क्लोजिंग रिमार्क भी चाहिए, और ये जो प्रोटीन डेफिशिट और गवार की मार्केट का जो कॉम्बिनेशन है वो आप किस तरह से देखते हैं?
जो कहा, रोस्टेड कोरमा की डिमांड काफी अच्छी रही और कुछ कुछ प्लांट्स अभी ऐसे आए हैं जिसमें बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलता है। साथ ही कुछ टेक्नोलॉजी है, मैं हालांकि इसमें ज्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, बट जो इंडस्ट्री से बात होती है उसके आधार पे कुछ कोरमा अभी जो बिटरनेस थी वो भी उसमें कम हो गई, और जो एक फरियाद रहती थी कि डायरिया हो जाता है ज्यादा देने से, तो वो भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज किया गया है। तो नाउ रोस्टेड कोरमा इज हैविंग मोर प्रोटीन एंड मोर डाइजेस्टिबल फॉर एनिमल पॉपुलेशन। तो ये डेवलपमेंट हुआ। हरियाणा साइड बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हैं रोस्टेड कोरमा के, और स्पेशली जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, बेल्जियम, वहाँ रोस्टेड कोरमा की एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छी रही। तो गवार की तेजी के लिए ये सपोर्टिव रहे। और गवार गम की इनिशियल मंदी जो थी कि हम जो 5-6 हजार के प्राइस देखते थे, उसमें भी कोरमा का कारण रहा कि कोरमा इतना सुपर प्रॉफिटेबल था कि लोग क्रशिंग करते गए। एक्सपोर्ट की डिमांड गम की कमजोर थी, लेकिन कोरमे की बहुत थी, लोकल भी और एक्सपोर्ट भी डिसेंट थी। तो कोरमा फटाफट ऑफलोड होता था, गम के थप्पे लगने लगे, और उसी के कारण उसमें ब्याज बदला काफी जा रहा, 125-150 रुपया, 2-2.25%। ये पूरी इकोसिस्टम में तो अभी भी सीख रहा हूँ, बट मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिख रही है। जहां तक ये प्रोटीन डेफिसिट की बात करें तो उसका जो रहस्य है वो 2 साल में जो चाइना में स्वाइन फ्लू आया था, बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन मार देना पड़ा था। अब जो पॉपुलेशन बढ़ा है, बिग फार्मिंग, तो उनके हिसाब से लास्ट ईयर उनकी प्रोटीन डिमांड काफी और बहुत ही इम्पोर्ट हुआ, और फीड, सोयाबीन। लेकिन ये सारा लग रहा है कि जो लास्ट हमने ओवर शूट देखा ना प्राइस में, ये साल शायद हम अंडर शूटिंग देखेंगे। सप्लाई कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर, सनफ्लावर मिल बहुत आएगा, क्रॉप भी काफी अच्छा है, को छोड़ के काफी जगह पे प्रोटीन सरप्लस है, और इसी के कारण प्रोटीन शिकागो के प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी गिर गए हैं। 480। दोस्तों, बीरेन भाई से हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम जैसे ही वो मिलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। रवि, मुझे आपसे क्लोजिंग रिमार्क चाहिए। गवार और गम में जिस तरह से मार्केट चल रहा है, एनसीडीएक्स के थ्रू ये सेक्टोरल इंडेक्स भी आया है। बीरेन भाई से हमारा संपर्क हो चुका है। बीरेन भाई, आप क्या बात कर रहे थे? म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। हाँ बीरेन भाई, ये जो पीक पॉपुलेशन की बात हुई थी कि इसके हिसाब से चाइना ने जो जंगी मात्रा में इंपोर्ट किया, हर फीड आइटम, फीड और फूड दोनों, अब इसमें ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल सप्लाई साइड रिस्पॉन्स है वो काफी अच्छा रहेगा। सनफ्लावर का क्रॉप काफी अच्छा है, सोयाबीन का भी अमेरिका का क्रॉप अच्छा है। बाइडेन गवर्नमेंट ने कल ये जो बायोफ्यूल मैंडेट चेंज किया तो 6% कल गिर गया था। तो अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट इज रिवर्टिंग टू मीन, यानी अब थोड़ा नेक्स्ट ईयर सप्लाई साइड की थोड़ी दिक्कत कम होगी। अभी तो ये ब्रोकन सप्लाई चेन के हिसाब से जो कंटेनर रेट्स काफी बढ़ गए, जो 3000-4000 कंटेनर का रेट चल रहा था 20,000 हो गया चाइना से अमेरिका का। तो बहुत से डिसरप्शन है। फिर आगे मैं 3 चीजें बोलता हूँ ब्रॉडली। टीटीडी यानी टेपरिंग, तालिबान और ताइवान, ये 3 इश्यू हर मार्केट के थोड़े सेंटर स्टेज में कोर थीम रहेंगे। तो ये तीनों पे थोड़ा खास फोकस रखना चाहिए। और वेदर, खास करके स्प्लिट वेदर जिसको बोलेंगे, कि एक ही जगह पे कहीं सूखा और फ्लड, ये फिनोमिना स्प्लिट की खुद में है। अर्जेंटीना का सबसे खराब ड्रॉट है, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर है, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर है,
यूरोप में इतना हीट वेव आया कि लोगों को प्रॉब्लम हुआ। कनाडा की 56 तक की गर्मी आ गई, सियाटल यूएस में, नॉर्थ अमेरिका का वेदर। यहाँ भी इंडिया में भी हमने वो देखा कि शुरुआत में कुछ था, अभी कुछ है। तो वेदर विल भी की अगले साल भी उसको तो एकदम क्लोजली वॉच करना। या बहुत बहुत अच्छी बात की। और आपने जो तीन टी की बात की, वो भी एक मार्केट को उसकी तरफ नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो काफी इम्पैक्ट रहेगा। रवि जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क क्या है? डेफिनेटली ये मैंने आज तक का सबसे इंटरेस्टिंग ईयर देखा है। जो हम काफी बोलते हैं, काफी सेमिनार मैंने, बीरेन भाई ने, मयूर जी ने साथ में किए, एनसीडीएक्स के साथ में भी हम काफी टाइम बोलते हैं कि आप फंडामेंटल पे वॉच रखो। एक भी छोटी या बड़ी न्यूज है ना, इसका कुछ ना कुछ तो इम्पेक्ट आता है। जैसे ही ये एग्री कमोडिटीज की रैली चालू हुई ना, वो बिडेन ने जब गवर्नमेंट यूएस में चेंज हुई और उन्होंने जब पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया, एंड ये पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया और फिर से यूएस पेरिस एग्रीमेंट में गया, उसके बाद सबसे बड़ा डिमांड आया कि ग्रीन फ्यूल की डिमांड। वो ग्रीन फ्यूल के डिमांड से सीपीओ, सोया ऑयल, कोई भी आप एडिबल ऑयल ले लो, उसमें पहली रैली चालू हुई। उसका एक कॉन्ट्रा इम्पैक्ट आया उसकी जो मेजर कमोडिटीज थी, लाइक सोया ऑयल का सोयाबीन पे, कपास ऑयल का कॉटन पे, उसके अलावा देखे तो सरसों ऑयल का आरएम, सीपीओ का सारे कॉम्प्लेक्स में, तो उसके ऊपर उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट आया। और उसका इम्पैक्ट आया मिल पे। मीन्स के काफी इतना लोग को पता नहीं था कि इतनी शॉर्टेज होगी मिल की। काफी टाइम देखे तो सोया मिल के प्राइसेस देखे आज, लास्ट ईयर हमने 20 लाख टन सोया मिल एक्सपोर्ट किए थे, इस टाइम हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा 12 लाख टन। तो सारे फंडामेंटल्स है ना, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है। इसी हिसाब से प्राइस, ये डिसीजन के बाद प्राइसेस में गिरावट आया। कल भी ओवरनेट देखे तो सोया ऑयल में जो डिसीजन लिया गया कि जो लास्ट टाइम जो 2020 के ब्लेंडिंग थे, उससे कम ब्लेंडिंग होना चाहिए इस साल, तो सोया ऑयल में कल ओवरनाइट 5% की गिरावट है। तो वॉचफुल रहना काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पोजीशन, हमारा व्यू इस टाइम के फैक्टर पे और थोड़ा प्रिडिक्टिव फैक्टर पे रहेगा, बट कुछ भी चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी पड़ती है। हमें स्टैटिक नहीं रहना, क्योंकि काफी टाइम क्या है कि जो ट्रेन का मैंने एग्जांपल लिया था, अगर ट्रेन यहाँ से बॉम्बे जाने वाली हमें पता है तो हमें बैठे रहना है। हम क्या करते हैं कि स्टेशन आता है, थोड़ी भी ट्रेन रुकते हैं, हम नीचे उतरते हैं, हम वो करते हैं, एडवेंचर करते हैं। ऐसा एडवेंचर नहीं करना है। हमें पता है कि बॉम्बे जाना है तो बैठे रहना है, वो ट्रेन बॉम्बे पहुंचाएगी। हमें उतरना कब है, कुछ ट्रेन में अगर प्रॉब्लम आया, कुछ चेंज हुआ, तो हमें बाय बस, बाय अदर मीन्स हमें वहां पे बॉम्बे पहुंचना है। बट बॉम्बे पहुंचना है, वो हमारा डेस्टिनेशन है। तो वैसे ही क्रूड में इंडस्ट्री हो, ट्रेडर हो, सबको ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, हेज करना, ये हमारा डेस्टिनेशन है। बट अकॉर्डिंग टू द चेंज इन फंडामेंटल, हमें कितनी क्वांटिटी हमारी हेज करने है। काफी टाइम इंडस्ट्री से हमें आते लोग कि भाई हमने 100% हेज कर लिया, हमें कुछ मिला नहीं। बट हेज का मतलब मिलना नहीं है, हेज का मतलब है रिस्क प्रोटेक्शन। तो हम क्या है, हम मैं अब अगर पोजीशन मेरी गुआर में बनाता हूँ या कोई भी एग्रीकॉन्टिस में बनाता हूँ, मुझे देखना है कि मैं ट्रेडिंग के लिए बना रहा हूँ तो मैं स्टॉप लॉस रख के करूँ तो मेरा रिस्क मैनेज होगा। मैं हेजिंग के लिए कर रहा हूँ तो मेरे सामने इतनी ही पोजीशन होनी चाहिए, इससे ज्यादा फिजिकल में पोजीशन होनी चाहिए। मुझे एक स्टैंडर्ड हेज रेशियो बनाना पड़ता है। मैंने आर्बिट्रेज के लिया है, तो आर्बिट्रेज काफी टाइम क्या करते हैं लोग, एक लेग ओपन रख देते हैं। मीन्स के अगर थोड़ा प्राइसेस में अप मूव है ना, सेल में से निकल जाते हैं और वहां से प्राइस गिरता है, तो दोनों लेग में से एक साथ निकलना है। तो हर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज या हेजिंग, इसकी कुछ ना कुछ अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। अगर ये स्ट्रेटेजी अलग अलग हो और उसके हिसाब से हम रिस्क रिवॉर्ड अगर तय करके चले, तो मेरे हिसाब से गुआर नहीं, सारे कॉम्प्लेक्स में आपको एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रिटर्न मिल सकता है। और गुआर में मुझे लग रहा है कि ये साल रहेगा। मीन्स की जो भी इंडस्ट्री अगर प्राइस पेरिटी बैठी, जैसे आगे बीरेन जी ने बताया कि सारी इंडस्ट्री, सारी गुआर की इंडस्ट्री अगर अपनी कैपेसिटी पे चले तो हमें मानूगा तेजी। हाँ, अगर जैसे ये डिस्पैरिटी थोड़ी भी पैरिटी में कन्वर्ट होगी, एक एडिशनल बूस्टर मिल सकता है। क्या रवि, बहुत अच्छी बात किया आपने। मितुल जी, आपसे क्लोजिंग रिमार्क में ये मानना चाहता हूँ कि देखिए, गवार के फंडामेंट जो है, जो हमने बात की, लगता है कि काफी बुलिश दिख रहे हैं। लेकिन उनके साथ ये भी सही है कि जिन लोगों ने गवार में ट्रेड किया है, उसको अभी मुनाफा भी अच्छा मिल रहा है, तो वो भी मुनाफा कमाने के लिए एग्जिट भी होंगे।
तो उनका भी इम्पैक्ट हुआ। तो उस ये दोनों बात मिला के आपके क्लोजिंग रिमार्क क्या है गवार और गम? वो ऑलरेडी मुनाफा कर रहे हैं। लोगों को जो 4 साल से लोग वेट कर रहे थे और उनका ब्याज बढ़, सब जिनके भी उनके दाम 5500 तक के आ रहे थे, 5200 से लेके 5500 तक। और वो 2 साल 3 साल पहले उनसे बात करते थे तो वो लोग बोलते थे कि अभी कोई भी बंदा बोलेगा कि इसका 10,000 होगा तो भी हम नहीं सुनेंगे, और 5,000 एक बार कर दो तो हम इसको निकाल देंगे। तो वो 5,000 हो गया है। तो अभी लोग ये मन कर रहे हैं कि 50% मटेरियल उनके पास जो गुड्स है, 50% गुवार 100% है, उसमें से 50% वो लोग अभी एज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि कल अपने देखा तो कल का वॉल्यूम 1 लाख टन से भी ज्यादा था। तो काफी लोगों ने उनकी जो स्टॉक पोजीशन थी वो एज में कन्वर्ट की है और कर रहे हैं। तो वो हर 100 रुपया ऊपर जाएगा, 50 रुपया ऊपर जाएगा, 200 रुपया ऊपर जाएगा, वो लोग धीरे धीरे उनकी पोजीशन हेज करके 2% का ब्याज आ रहा है ऐसा सोच के, और उनका लॉस निकल गया है, उनको इंटरेस्ट भी मिल गया है और प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट को अब वो लोग खोना नहीं चाहते, उनको फिक्स हो गया है। 4 साल से परेशान थे, तो अभी उनको प्रॉफिट तो लेना ही लेना है। आप 10,000 बोलो तो भी नहीं सुनना है, उनको प्रॉफिट लेना है। तो एक बार ये अभी कल से जो माहौल चालू हुआ है वो प्रॉफिट बुकिंग का है। तो मेरे हिसाब से ये 1 वीक या 2 वीक, 15 तारीख तक या 20 तारीख तक ये सब लोग प्रॉफिट बुकिंग के लिए एज में माल अच्छा आएगा, एनसीडीएक्स में भी अच्छा आएगा और वॉल्यूम भी रहेगा। तो अभी मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं ये ट्रेड में, वो एक बार प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे। तो ये भाव से 90 रुपये से 100 रुपये की रेंज में अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि 120 4-5 दिन में हो जाएगा, लेकिन 90, 85, 95, 100 के बीच में रहेगा, क्योंकि थोड़ा दबाता रहेगा। लोग उसको बेचेंगे, उसका प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि उन्होंने 4 साल तक वेट किया है। तो मेरा ये मानना है कि अभी 100 रुपये के आसपास रहना चाहिए। या मितुल जी, हम प्राइस की बात बहुत नहीं करेंगे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आएगा। अरुण जी आपका माइक म्यूट है, आपसे एक क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहेंगे, उसके बाद हम हमारा वेबिनार समाप्त करते हैं। 2 मिनट के लिए आपके क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। मयूर जी, मेरे ख्याल से इससे पहले जो वक्ता है उन्होंने काफी कुछ बताया ग्वार के विषय में, और किस प्रकार से इसका फंडामेंटल एटलीस्ट लग रहा है या क्या दिख रहा है। तो डिमांड साइड में जैसा बाकी लोगों ने भी कहा कि लास्ट ईयर एट द टाइम ऑफ कोविड हमने देखा था एक डिमांड डिस्ट्रक्शन आया था ग्वार में, जो वापस काफी हद तक रिज्यूम हुआ है, जो बाकी लोगों ने भी एक चीज बताई है। और मेन जो ग्वार के विषय में अगर देखें, जो मेन फैक्टर जो आगे चल के इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, वो आई थिंक सप्लाई साइड का फैक्टर जो है काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा अभी। अगर उसमें डिमांड भी आगे ऐड होती है जो थोड़ा इंप्रूव हो रही है, तो डेफिनेटली उसका भी असर उस पर आने वाला है। इसके साथ में मैं कहूँगा कि ग्वारेक्स जो हमने लॉन्च किया है, आई थिंक उसके अंदर सब लोग अपना एक बार पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि यदि हमें आर्बिट्राज बैठाना है, जो रवि जी ने भी कहा, तो काफ़ी सारी आर्बिट्राज स्ट्रेटेजीज के अंदर हो सकती है। तो उसके लिए 7 लोट ग्वार सीड के 3 लोट ग्वार गम के इज इक्वल टू 5 लोट ग्वार एक्स के, ये 7-3-5 रेशो हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं 7 लोट ग्वार सीड खरीदता हूँ, 3 लोट ग्वार गम खरीदता हूँ और उसके अगेंस्ट में 5 लोट ग्वार एक्स बेच देता हूँ, तो मैं परफेक्टली हेज हो गया हूँ। तो ये एक सिनेरियो है, इसमें कहीं भी अगर हमें ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हो रहा है तो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो ये सब अपने डेस्क पे रख सकते हैं। और रवि जी ने बहुत अच्छे से इस चीज को बताया कि आगे जाके जो अपॉर्चुनिटी बनेगी वो नई नई स्ट्रेटेजी बना के बनेगी। जो प्लेन वेनिला स्ट्रेटेजी है, जो ले लिया है बाद में बेचना है वो, या बेच दिया है बाद में लेना है, वो सब स्ट्रेटेजी थोड़ा सा शायद हर इन्वेस्टर के लिए काम की नहीं है। कुछ हद तक वो भी चलती रहेंगी, लेकिन नई स्ट्रेटेजी में ध्यान लगाना, काम करना काफी आवश्यक हो जाएगा। तो ये हमें करते रहना है। और ग्वार, जैसा कि सबने कहा ही है कि ग्वार काफी समय बाद एक बार दोबारा लोगों की लाइमलाइट में आया है, और मेरे ख्याल से इसी वजह से हमें लगता है लॉन्च भी काफी सही रहा, काफी अच्छा सहयोग मिला लोगों का उसमें। और हम भी आशा कर रहे हैं कि आगे चल के प्रोडक्ट में और ज्यादा हमें पार्टिसिपेशन मिलता रहेगा। थैंक यू अरुण जी। और आज टाइम लेके हमारे साथ बीरेन जी, रवि जी, मितुल जी, आप सब हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। जब गवार अभी लाइमलाइट में आ गया है उसी टाइम पे ये हमने वेबिनार किया है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद न्यूज जी, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।